वेलकम टू ऑनलाइन सक्सेस। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे और ये वो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आपको बाकी वाले लोगों से काफ़ी आगे ले जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी किताबों में जो है नहीं मिलते। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सके। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम। जोधपुर महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु बांकीदास। पहला प्रश्न यही बनता है हमारे कि जो जोधपुर के महाराजा थे मानसिंह, उसके काव्य गुरु कौन थे? तो इनके काव्य गुरु थे बांकीदास। बांकीदास ने दरबारी चाटुकारिता से हटकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ किस रियासत पर अंग्रेजी आक्रमण के समय कविता लिखी थी? आपको बताना है कि कौन सी रियासत के ऊपर जब आक्रमण हुआ था तब उन्होंने कविता लिखी थी। ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा। तो बात हो रही है जोधपुर महाराजा मानसिंह की, तो कई बच्चे इसका उत्तर क्या कर देंगे? जोधपुर कर देंगे, परंतु इसका उत्तर जोधपुर नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जब भरतपुर रियासत पर आक्रमण हुआ था तब उन्होंने कविता लिखी थी। अब हम पूरे चैप्टर को जो है क्लियर एकदम अच्छे से देख लेते हैं कि और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के क्रांतिकारी। दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद यहाँ अंग्रेज़ों को अपने पाँव पसारने का अवसर मिला। जब दिल्ली में जो मुग़लों की बादशाहत है वो ख़त्म हो गई थी, तब अंग्रेज़ जो थे वो अपना पाँव पसारने लगे थे। राजस्थान में सामंतवाद की सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेज़ों के शासनकाल की देन है। सामंतवाद का सबसे क्रूर और घृणित रूप है वो अंग्रेज़ों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मराठा सरदार होलकर को शरण किसने दी थी? तो यहाँ पे भरतपुर में यहाँ शरण इनको दी गई थी। भरतपुर के महाराजा थे रणजीत सिंह। उन्होंने अंग्रेजों से संधि के बावजूद भी होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया था। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया। आछो गोरा हट जा, राज भरत को रई गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बाको, किलो रे बाको, गोरा हट जा। ये कविता लिखी थी। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। ये भरतपुर पे जब आक्रमण हुआ तब उन्होंने कविता लिखी थी। जोधपुर नरेश मानसिंह के राज कवि और काव्य गुरु थे कौन? ये बांकीदास। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारिणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि कवि बांकीदास की ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? 3 खंडों में। कहाँ से हुई थी? तो नागरी प्रचारिणी सभा से। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी है। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। उतन विलायत किलकत्ता, कानपुर आविया, मुंबई लंक मद्रास मेला, यलम दूर वहन अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर उपरा हुआ मेला। ये भी इनकी कविता है। तो इसका अर्थ लिखा हुआ नीचे। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया और अब वह भरतपुर पर चढ़ आया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है, मतलब भारत है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेश के लोगों से बनी हुई। अंग्रेजों की जो फौज थी उसमें लोग कौन से थे? वो भारत के ही लोग थे। सैन रिजमेंट असंक, मल्टना तणे संग, भड़ तिलंक बंग किलंग तना मिलिया, अबंग जंग भरतखंड, पार का उसर उवे, मार का वजंद्र रई दुरंग मिलिया। ये भी बांकीदास ने लिखी थी कविता। कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजय न हुए थे। गीत की 2 मजेदार पंक्तियां ये है। थया विलहीन लश्कर फिरंग थानरा, चिण इनोनरा इलम चलिया। मतलब फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया, मतलब अंग्रेजों की बात हो रही है। चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। जो सामंत है वो बिना लड़े ही अपनी भूमि किसको सौंप रहे? शत्रु को सौंप रहे। इससे कवि बांकीदास बहुत दुखी है। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे।
आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर आ हंस लीधा खेची उरा, धनिया मरी न दीधी धरती धनिया उबो गई धरा। ये बाकीदास की प्रमुख इंपॉर्टेंट रचना है, ये याद रखना आपको, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये किसने लिखा है? कवि बाकीदास ने लिखा है। मतलब अंग्रेज मुल्क पर चढ़ आया, उसने देश का सत खींच लिया, अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा है। पुर जोधान उदयपुर जयपुर ये धारा खूटा परियाण, आके गई आवसी आके बाके आसल गिया बखान। जोधपुर उदयपुर जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया, अब आज़ाद होना होगा, तब हो जाएगा। तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया है। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने का सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। यह तथ्य कवि बाकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी, ये आशा भी उन्हें है। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी, कई जगह डूंगरजी शब्द भी मिलता है, डूंगजी जवारजी जो है प्रसिद्ध हुए। उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया, एक टुकड़ी बनाई गई शेखावटी ब्रिगेड। 1834 ईस्वी में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। कब किया? 1838 ईस्वी में। किसको किया? डूंगजी को। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर आक्रमण हमला किया और डूंगजी को छुड़ा दिया। वहां से निकलकर उन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि डूंगजी और जवाहर जी ने कौन सी सैनिक छावनी को लूटा था? नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविता लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा, उनकी जो गाथा थी उसको छावनी के नाम से जाना जाता था। छावनी शब्द भी मिलता है और कई जगह जो है छावली भी शब्द मिलता है। दोनों आपको ध्यान रखना है, छावली भी हो सकता है और छावनी भी हो सकता है। के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी जो गाथा थी वो इस नाम से प्रसिद्ध हुई। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण का माध्यम बनी। 1857 ईस्वी का स्वागत गीत सूर्यमल मिश्रण या इनको सूरजमल भी कहा जाता है ने किया था। बीरम वर्षा बीतियो गण चौचंद गुणीस बिसहरतित गौजेठ बद समय पलटती शीश। थोड़ा कटा हुआ चित्र के कारण इसका मतलब देख लेते हैं। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम गुरुवार के दिन सन 1857 समय रूपी विषधर नाग किसको कहा गया? अंग्रेजों की देह में कहा गया, अंग्रेजों को कहा गया, अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है, न 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता है। संभवतः जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की ये भावनात्मक, देखो संविधान संग्राम शुरू हुआ ना, तभी उन्होंने ऐसी जो भावनात्मक प्रतिक्रिया दी थी, ये इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और दोहे भी लिखते रहे। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति है वीर सतसई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि वीर सतसई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की है, या इनका नाम सूर्यमल मिश्रण भी मिलता है। ये संपादकों ने उनकी भूमिका में कविता पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकारते हुए लिखा है कि जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गद्रकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पौरुषा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। ये इनके बारे में लिखा गया है। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर से अंग्रेजों का साथ दिया। ज़्यादातर जो सामंत थे उन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया था।
छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। ये विशेषता अउआ के युद्ध में साफ दिखाई देती है। अउआ के संघर्ष पर रचे जाते हैं, ये स्वाभाविक था। एक गीत है जो यूँ शुरू होता है, वणिया वाली गोचर माए, कालो गो दड़ियो गो, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो हो, काली टोपी रो हे ओ काली टोपी रो, फिरंगी फैलाव की दो हो, काली टोपी रो। ये उस टाइम का एक गीत है, अउआ के संघर्ष पर लिखा गया है। अउहे की धरती पर फिरंगी आ धमका है। उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ गया है। जो अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? राजा लोगों ने भी दिया था। गोरी देह वाला यह फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ऐसे ही एक कवि थे, कवि गिरवरदान। उन्होंने अउआ के युद्ध पर 3 छपे लिखे थे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि कवि गिरवरदान ने किस युद्ध पर जो है अपनी कविताएं लिखी थी? तो अउआ के युद्ध पर। ये मैंने एक पिछला जो चैप्टर करवाया था उसमें गलती से नीमच बता दिया था, तो ये इसका आंसर नीमच नहीं है, इसका क्या आंसर है? अउआ है। पहली पंक्ति है, बरती 14 बरस पड़े इल बेद अपाए। यहाँ सन 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत है। अंतिम पंक्ति है, आज़ाद हिंद करवा उमंग निडर अउआ नाथ रे। यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से अउआ के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा है। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता ये है कि वे आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः इन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलन का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। तो ये पाठ की शुरुआत थी कि उस समय क्या क्या हुआ था। अब हम प्रश्न लेते हैं। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर आ हंस लीदा खैंची उरा, धनिया मरी न दीदी धरती धनिया उबो गई धरा। उक्त गीत किसने लिखा था? तो अभी हमने इसका आंसर देखा था, सूर्यमल मिश्रण, कवि गिरवरदान, बाकीदास, मेहाजी सांधू। तो ये जो गीत लिखा था ये लिखा था बाकीदास ने। अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में बाठोट पाटोदा ठिकाने के चाचा भतीजा डूंगरजी जवारजी, डूंगजी भी मिलता शब्द, डूंगरजी या जवारजी ने किस सैनिक छावनी को लूटा था? ये बाटोट पाटोदा ठिकाने के ये चाचा और भतीजा थे। डूंगरजी चाचा थे और भतीज कौन थे? जवारजी थे। उन्होंने कौन सी सैनिक छावनी को लूटा था? एरनपुरा, देवली, आगरा और नसीराबाद। तो इन्होंने लूटा था नसीराबाद को। अब डूंगजी जवारजी के बारे में और क्या क्या प्रश्न बनते हैं तो इसको हम विस्तार से देख लेते हैं। डूंगजी जवारजी का संबंध कहाँ से है? तो सीकर से, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्र संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा या चाचा भतीजा डूंगजी जवारजी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंगजी जो थे ना, ये शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार के पद पे कौन थे? डूंगजी थे या जवारजी थे? तो ये थे डूंगजी। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को लूटा। डूंगजी के साले साहब थे भैरू सिंह। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि डूंगजी के साले का नाम क्या था, या फिर और भी इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। डूंगजी के साले थे भैरू सिंह। उन्होंने डूंगजी को क्या किया? भोजन पे बुलाया और यहाँ अत्यधिक शराब पिला दी इनको, और अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से जो है पकड़वा दिया था। तो डूंगजी के साले कौन थे? भैरू सिंह। उन्होंने उनको भोजन पे बुलाया, शराब पिलाई और उनको पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने इन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि डूंगजी को कौन से दुर्ग में बंद किया गया? तो आगरा के दुर्ग में बंद किया गया। डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवारजी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा, ये इनके सहयोगी थे। लोटिया जाट और कर्णा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़वा कर लाए। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी और जवारजी को घेर लिया। कहाँ पे? बीकानेर के गढ़सीसर के पास में दोनों को घेर लिया गया। जवारजी भाग गए और बीकानेर रियासत के खेर खट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेमपूर्वक रखा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जवारजी भागे कहाँ गए? बीकानेर रियासत गए। कौन से स्थान पे गए? खेर खट्टा स्थान पे गए। वहाँ पे कौन से राजा ने उनको प्रेमपूर्वक रखा? तो महाराजा रतन सिंह ने रखा। और डूंगजी जो है वो जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेडी पहुँच गए।
जवारजी भी भागे, जवारजी तो बीकानेर चले गए खेरखट्टा पे, और डूंगरजी चले गए जैसलमेर में गिरदड़ा की काकीमेड़ी स्थान पे, और जहाँ पे जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। वहाँ पे जो है जिस जोधपुर की सेना थी ना, उसने उन्हें पकड़ लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की भावना भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगरजी को वापस जो है जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया, और उन्हें जोधपुर के दुर्ग में उनको बंद कर लिया, और डूंगरजी का वहाँ पर निधन हो गया। तो ये डूंगरजी और जवारजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको अच्छे से याद रखना है। डूंगरजी या डूंगरजी निम्नलिखित में से किस में रिसालदार थे? जोधपुर लीजन में थे, मेर पलटन में थे, शेखावटी ब्रिगेड में थे, या 33वीं रेजिमेंट जो अजमेर में थे? तो ये रिसालदार के पद पे थे शेखावटी ब्रिगेड में। सी इसका सही उत्तर है। डूंगरजी के साला भैरू सिंह ने उन्हें धोखे से पुलिस के हाथों पकड़वा दिया था। डूंगरजी को किस जेल में बंद किया गया? तारागढ़, टोडगढ़, सीकर का किला या आगरा का किला? तो इनको आगरा के किले में बंद किया गया था। अगला प्रश्न है, डूंगरजी को जेल से छुड़वाने हेतु जवारजी का सहयोग करने वाले कौन कौन थे? डूंगरजी को जेल से छुड़ाया तो उनके सहयोग करने वाले कौन कौन थे वो हमें देखना है इसमें। लोठू निठारवाल, कर्णा मीणा, बल्लू नई, साखू लुहार, अभय सिंह या और चिमन सिंह। तो ये 4 जने थे वो इनके सहयोगी थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये 2 जने नहीं थे, अभय सिंह और चिमन सिंह नहीं थे। 4 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, लोठू निठारवाल, कर्णा मीणा, बल्लू नई और साखू लुहार। अब लॉर्ड जी निठारवाल के बारे में अपन डिटेल से देख लेते हैं। इनका संबंध कहाँ से था, ये कौन थे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये सीकर से थे, और इनका जो है समय काल जो है 1804 से लेकर 1855 ईस्वी तक है। लोठू निठारवाल का जन्म जो है जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ था, और जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट में आ गए थे। यहाँ उनका संपर्क डूंगरजी और जवारजी से हुआ। जब डूंगरजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया तो लोठू ने बालू नई, साखू लोहार और कर्णा मीणा आदि के साथ मिलकर डूंगरजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई। ये सब इनके सहयोगी थे। अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे थे। ये बारात लेके चले गए थे ताकि अंग्रेज लोग इनको पहचान न सके। अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगरजी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लॉर्ड जी डूंगरजी और जवारजी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे, और 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सारे आपको इनसे संबंधित प्रश्न याद रखने हैं। प्रश्न संख्या 7 है, डूंगरजी और जवारजी ने क्रमशः कौन सी रियासतों से संघर्ष किया? डूंगरजी ने कौन सी रियासत से किया और जवारजी ने कौन सी रियासतों से संघर्ष किया था, वो आपको बताना है क्रमशः। भरतपुर बीकानेर, जोधपुर बीकानेर, बीकानेर जैसलमेर, बीकानेर जोधपुर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर और बीकानेर। आपको याद रखना है डूंगरजी ने कौन सी रियासत से किया था, कौन सी रियासत की सेना से किया था, तो जोधपुर की रियासत से। जवाहरजी ने कौन सी रियासत से किया था, तो बीकानेर की रियासत से। दोनों अच्छे प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, डूंगरजी जवाहरजी अमीरों को लूटकर गरीबों की सहायता करते थे। इनकी याद में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? धेनड़िया, छावली, परियाण, कलायन। तो इनकी याद में जो गीत गाए जाते थे, गाथा गाई जाती थी, उनको कहते हैं छावली। कई जगह इस बुक में शब्द जो है वो छावनी भी लिखा हुआ है। आपको दोनों शब्द याद रखना है, छावनी और छावली। प्रश्न संख्या 9 है, जवारजी संघर्ष के बाद बीकानेर रियासत के खेरखट्टा स्थान पर चले गए। उन्होंने बीकानेर रियासत से संघर्ष किया और कहाँ पे चले गए? खेरखट्टा स्थान पे चले गए, जहाँ किस महाराजा ने उन्हें परिवहन पूर्वक रखा था? जवाहर सिंह, कर्ण सिंह, रतन सिंह और डूंगर सिंह। तो वहाँ पे जो है महाराजा थे रतन सिंह, जिन्होंने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा था। डूंगरजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकीमेड़ी स्थान से गिरफ्तार करके किस रियासत को सौंपा गया? जहाँ उनको जैसलमेर में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको कहाँ पे सौंपा गया था, जहाँ पे कौन सी रियासत को सौंपा गया था जहाँ उनका निधन हो गया था? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर। तो उनका जो है उनको सौंपा गया था जोधपुर में, और जोधपुर में ही उनका निधन हो गया था। प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11 है, डूंगरजी जवारजी के सहयोगी लॉर्ड जी निठारवाल कहाँ के थे? लॉर्ड जी निठारवाल जो है कौन से स्थान से संबंधित है? भरतपुर, किशनगढ़, सीकर, झुंझुनू। तो इनका संबंध था सीकर जिले से। अमरचंद बांटिया जो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटका दिया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है।
राजस्थान के 1857 के समय कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिनको फांसी पर लटका दिया गया? तो उनका नाम है अमरचंद भाटिया। ये जो थे ग्वालियर में रहते हुए तात्या टोपे का आर्थिक सहयोग किया था। ये किस रियासत के निवासी थे? जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और मारवाड़। तो ये अमरचंद भाटिया जो थे वो थे बीकानेर रियासत के। बीकानेर की जो गांठिया प्रसिद्ध है, इसलिए आपको गांठिया से क्या याद रखना? बांठिया। अब अमरचंद भाटिया के बारे में अपन और डिटेल्स देख लेते हैं। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था वो अमरचंद भाटिया थे। वो राजस्थान निवासी थे। अमरचंद भाटिया था जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया जिससे वो आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके, और यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी थी। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक गुठावली गांव उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित समाचार नहीं है। विजय सिंह पथिक के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, मरुभूमि। इसमें से कौन सा समाचार पत्र जो है विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित नहीं है? तो मरुभूमि जो है इसका उत्तर है। बाकी तीनों ये विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित है। ये नाम याद रखना है, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। अब विजय सिंह पथिक के बारे में अपन डिटेल से देख लेते हैं। ये बिजोलिया ठिकाने के थे। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, इनका नाम था भूप सिंह, ध्यान रखना। भूप सिंह जिनको विजय सिंह पथिक भी कहा जाता था। इनका जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में। ग्राम गुठावली, जिला था बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश राज्य था। इनकी कर्म भूमि जो थी वो राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक जो है वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। ये दोनों नाम याद रखना है। वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के ये जनक कहलाते हैं और चोटी के क्रांतिकारी थे। इनका गहरा संबंध जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। इन्होंने जो थे वो समाचार पत्र लिखे थे, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान सेवा संघ के जो संस्थापक थे वो थे विजय सिंह पथिक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, सेठ जमनालाल बजाज। तो किसान आंदोलन का जनक माना जाता है विजय सिंह पथिक को। सी इसका सही उत्तर है। जयपुर में जन जागृति के जनक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जयपुर में जन जागृति के जनक, जयपुर में जन जागृति लाने का श्रेय जो है अर्जुनलाल सेठी को दिया जाता है। 1905 में उन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी और इसके तत्वाधान में और किसकी स्थापना की थी वो हमें बताना है। जयपुर सेवा संघ, जयपुर गीत प्रचार समिति, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान ग्रामोद्योग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने जो है वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। अर्जुनलाल सेठी के बारे में डिटेल से देखते हैं। इनका संबंध जो है वो जयपुर से है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी की जन्मभूमि थी वो जयपुर थी। अर्जुनलाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया था। सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग इन्होंने जगाया था। सेठी ने जयपुर में 1905 में, ये डेट याद रखनी, 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना इन्होंने की थी। किसने की थी? अर्जुनलाल सेठी ने की थी। कहाँ पे? जयपुर में। कब की? 1905 में। उसके तत्वाधान में उन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय आदि चलाए थे जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा, ये महाराजा का नाम याद रखना आपको, उस समय जयपुर के महाराजा थे सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। देखो इतने महान हमारे ये क्रांतिकारी थे। अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा, ऐसी बात उन्होंने बोली थी। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का जो पद है वो ठुकरा दिया था। और उनको ये पेशकश किसने की थी? तो जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। ये याद रखना नाम आपको। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जो युवकों को तैयार किया उसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है वो है जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी जो थे वो होर्डिंग बम कांड,
आरा हत्याकांड और काकोरी कार्यवाही से संबंधित थे। ये नाम याद रखना आपको। इनका संबंध कौन कौन से हत्याकांड से था या कौन सी कार्यवाही के था? तो एक तो था होर्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कांड, इनसे ये संबंधित थे। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि उनकी ये पुस्तकें लिखी थी उन्होंने। ये नाम याद रखना। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। जयपुर के किस महाराजा ने अर्जुन लाल सेठी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी? तब सेठी जी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो भारत को अंग्रेजों से कौन निकालेगा। अभी मैंने इसका आपको बताया था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सवाई माधो सिंह द्वितीय। अर्जुन लाल सेठी से संबंधित कौन सी घटना नहीं है? होर्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कांड, प्यारेलाल हत्याकांड। तो प्यारेलाल हत्याकांड से इनका कोई संबंध नहीं है। कौन कौन सी घटनाओं से इनका संबंध है? ये तीनों नाम याद रखने, होर्डिंग्स बम कांड, बम केस, आरा हत्याकांड और काकोरी कांड। प्रश्न संख्या 19 है। अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान विद्यालय से संबंधित क्रांतिकारी जो सैन्य प्रशिक्षण लेते थे, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंद्र, मोती चंद और विष्णुदत्त। तो ये सारे के सारे जो है इनके विद्यालय से संबंधित है जो प्रशिक्षण लेते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 20। अर्जुन लाल सेठी की पुस्तक नहीं है, कौन सी इसकी पुस्तक नहीं है? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, जयपुर की जागृति। तो इनकी पुस्तक जो है जयपुर की जागृति नहीं है। शूद्र मुक्ति है, स्त्री मुक्ति है और महेंद्र मुक्ति इनकी पुस्तकें हैं। प्रश्न संख्या 21 है। देवपुरा शाहपुरा में 1872 ईस्वी में जन्मे केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि थी। यहाँ से दो प्रश्न से ही बन रहे हैं। देखो, केसरी सिंह बारठ जो है उनका जन्म कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? देवपुरा शाहपुरा में। तो उनकी कर्म भूमि कौन सी थी वो हमें बताना है। जयपुर, अजमेर, कोटा, वृद्धा। तो इनकी जो कर्म भूमि थी वो थी कोटा। कोटा नाम याद रखना है। जन्म शाहपुरा में हुआ था पर कर्म भूमि जी जो थी वो थी कोटा। अब हम केसरी सिंह बारठ के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्म भूमि कोटा थी। इनका जन्म जो है 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ। तो इनका जन्म याद रखना है, देवपुरा गांव में हुआ था। कब हुआ? 1872 ईस्वी में। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। केसरी सिंह बारठ ने जो है उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनीरा चुंगटिया लिखे थे, जिसमें उन्होंने 13 सोटे लिखे थे। तो ये याद रखना है, कितने लिखे थे? 13 सोटे लिखे थे। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया था। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारठ ने की। कब की? 1910 ईस्वी में। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारठ ने अपने सहोदर का मतलब उनके भाई जोरावर सिंह और इनके पुत्र थे प्रताप सिंह एवं जामाता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमित चंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। इन्होंने क्या किया? अपने भाई जोरावर सिंह को, पुत्र प्रताप सिंह को और जामाता ईश्वरदान आसिया को, इन सबको जो है रास बिहारी बोस के जो सहायक थे मास्टर अमित चंद, उनकी सेवा में जो है उनको क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। ये थे केसरी सिंह बारठ। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। इनकी मृत्यु हुई थी अगस्त 1941 को। प्रश्न संख्या 22 है। 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने डिंगल में, ये याद रखना है कौन सी भाषा में लिखे थे? डिंगल भाषा में। कितने सोटे लिखे थे जिन्हें चेतावनीरा चुंगटिया नाम दिया गया था? 9, 13, 26 या 21? तो उन्होंने लिखे थे 13 सोटे। केसरी सिंह बारठ जिनका जो समय काल है वो 1872 से 1941 ने गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से 1910 ईस्वी में
कोटा में किसकी स्थापना की थी? किसके सहयोग से? गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से 1910 में कोटा में इन्होंने स्थापना की थी। वीर भारत समाज, वीर भारत सभा, देवयुग सभा, देवा यतन सभा या फिर अनुत्तरित का मतलब जिसका आप उत्तर नहीं देना चाहते हो। ठीक है, तो इन्होंने जो है 1910 ईस्वी में कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1910 में कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने की थी। किसके सहयोग से की थी? तो गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से की थी। प्रश्न संख्या 24 है, केसरी सिंह बारट के पुत्र, इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट, जिनका समय काल है 1893 से 1918। इनको जो है प्रताप सिंह बारट को 1917 में किस मामले में गिरफ्तार कर बरेली जेल भेजा गया? हार्डिंग्स बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कांड, बनारस षड्यंत्र। इन कौन से मामले में जो है 1917 में इनको गिरफ्तार करके बरेली जेल में भेजा गया था? तो इसका जो उत्तर है वो है बनारस षड्यंत्र। ये नाम आपको याद रखना है। एक तो इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बरेली जेल में भेजा गया था। और कौन सा मामला था? तो वो था बनारस षड्यंत्र, ये मामला था इनका। कब भेजा गया? तो 1917 में। अब हम कुंवर प्रताप सिंह बारट के बारे में विस्तार से देखेंगे। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी, क्योंकि इनके पिताजी जो थे केसरी सिंह बारट, वो भी जो है देशभक्ति थे। इनके पिता केसरी सिंह बारट एवं चाचा जोरावर सिंह बारट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमित चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में ये जुट गए थे। कौन? प्रताप सिंह बारट। रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर इनके ऊपर ये केस चलाया गया, बनारस षड्यंत्र अभियोग। 5 वर्ष के सश्रम कारावास की इनको सजा हुई और बरेली के केंद्रीय कारागार में इन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का भी नाम नहीं बताया। इनको इतनी अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि वो अपने सहयोगियों का नाम बता सके, परंतु उन्होंने किसी का भी नाम नहीं बताया। ये थे प्रताप सिंह बारट। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड, ये नाम याद रखना है, सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। ये उन्होंने प्रताप सिंह से कहा। किसने कहा? क्लीवलैंड ने। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो, जिससे अन्य कोई न रो। उन्होंने ये बात बोली, मेरी माँ रो रही है तो रोने दो, इसके कारण मैं सैकड़ों माताओं को जो है नहीं रुला सकता। ऐसी बात उन्होंने बोली थी। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में ही प्रताप सिंह जो है शहीद हो गए। देखिए 22 वर्ष की उम्र में ही जो है वो ये शहीद हो गए थे। हार कर क्लीवलैंड को ये कहना पड़ा। फिर उनकी जो शहीद हो गए तो उनके बाद में क्लीवलैंड ने क्या कहा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। ये किसने कहा था? चार्ल्स क्लीवलैंड ने भी ये माना था। तो इतने हमारे ये क्रांतिकारी बहादुर थे। मात्र 22 वर्ष की आयु में ही वो शहीद हो गए थे देश के लिए। प्रश्न संख्या 25 है, अंग्रेज चार्ल्स क्लीवलैंड ने किस क्रांतिकारी को जेल में अमानुषिक यातनाएं दी थी? अमानवीय यातनाएं किसको दी थी? जोरावर सिंह को, अर्जुन लाल सेठी को, प्रताप सिंह को या केसरी सिंह को? तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने जो है प्रताप सिंह बारट को जो है अमानुषिक यातनाएं दी थी। राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? सागरमल गोपा, बाल मुकुंद बिस्सा, जोरावर सिंह, हरलाल सिंह। तो राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। इनका संबंध जो है जोधपुर से था। इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना कर इसका प्रचार प्रचार किया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी बाल मुकुंद बिस्सा ने। राजस्थान के जतीन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जो जन्म है 1908 ईस्वी में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में हुआ था। याद रखना है, जन्म कब हुआ? 1908 में।
डीड बना तहसील में हुआ और गांव कौन सा था, पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को, ये डेट याद रखनी, 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। इनको जेल में डाल दिया गया भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 9 जून 1942 को। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने जो है एक लंबी भूख हड़ताल की। उन्होंने जो है अपने खिलाफ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसके विरोध में जो है लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत जो है कमज़ोर हो गए थे और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया था। ये याद रखना, लू भी लग गई थी उनको। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल जो है भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी उसी दिन जो है निधन हो गया था। कब हुआ, 19 जून 1942 को। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते देखते अस्पताल व सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। उस समय 1 लाख लोग जो है इकट्ठे हो गए थे उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए। तो बाल मुकुंद बिस्सा से संबंधित सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। किस क्रांतिकारी की मृत्यु मारवाड़ में 1942 ईस्वी में उत्तरदायी शासन आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होकर जेल में भूख हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य खराब होने से हुई थी? सागरमल गोपा, बाल मुकुंद बिस्सा, जोरावर सिंह, हरलाल सिंह। तो ये मृत्यु हुई थी किसकी, बाल मुकुंद बिस्सा की। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किस स्थान से था? हनुमानपुरा मारवाड़, पीलवा गांव मारवाड़, नीमका थाना, डेगाना मारवाड़। तो इनका जो संबंध है वो है पीलवा गांव मारवाड़। ठीक है, इनका यहाँ जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 29 से जैसलमेर निवासी सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखित नहीं है? अच्छा प्रश्न है, सारी पुस्तकों के नाम आपको याद होने चाहिए अच्छे से। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जोरावर सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज। तो इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक नहीं है वो है जोरावर सिंह का मुकदमा। बाकी की तीनों पुस्तकों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर में गुंडाराज। ये सारी पुस्तकें जो है सागरमल गोपा ने लिखी थी। सागरमल गोपा को अब विस्तार से समझते हैं। जैसलमेर में जन्मे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, जैसलमेर में हुआ था। सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा का प्रसार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तकें छपवा कर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची और कटु आलोचना थी। इन किताबों में क्या था, जैसलमेर राजा का जो शासन था उसके काले कारनामे और कटु आलोचना की थी। इसके लिए उनको राज के कोप का भाजन करना पड़ा। उनको राजा का जो क्रोध है या राजा के जो है उससे दुश्मनी उनको भोगनी पड़ी थी। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उनको गिरफ्तार कब किया गया, 24 मई 1941 ईस्वी को। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़क कर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। तो इनको जो है अप्रैल 1946 में तेल छिड़क के इनको मार दिया गया था। तो 41 में इनको गिरफ्तार किया गया, 46 में इनको जो है जीवित ही जला दिया गया। तो लगभग 5 वर्ष इनको जेल में रखा गया था। 41 के बाद में 5 साल होंगे, 46 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, सागरमल गोपा को राज्य विरोधी गतिविधियों के कारण लगभग कितने वर्ष जेल में रखने के बाद हत्या कर दी गई? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 9 वर्ष? तो इनको लगभग 5 वर्ष जेल में रखने के बाद इनकी हत्या कर दी गई। प्रश्न संख्या 31 है, नाना भाई खाट डूंगरपुर का संबंध किस हत्याकांड से है, जो हत्याकांड 1947 में हुआ था? तो नाना भाई खाट का जो संबंध है वो है रास्तापाल हत्याकांड से इनका संबंध है। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाना भाई खाट के बारे में देखते हैं। इनका संबंध जो है रास्तापाल डूंगरपुर से है। डूंगरपुर प्रजा मंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी
कि मेरे गांव में जो पाठशाला चल रही है उसको मैं बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम राज तपाल पहुंच गए। कब आए थे? 18 जून 1947 को दल बल मतलब पुलिस लेके आ गए थे ताकि वो पाठशाला को बंद करवा सके। नाना भाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। उन्होंने बोला कि अगर प्रजामंडल का आदेश आएगा तभी हम पाठशाला को बंद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर मजिस्ट्रेट ने जो है कहा कि मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई और बंदूकों के प्रहारों आघातों से भी इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए, मतलब शहीद हो गए थे वो। तो ऐसे थे वो नाना भाई खाट जो विद्यालय बंद करवाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के वो शहीद हो गए थे। प्रश्न संख्या 32 है, विद्यार्थी भवन झुंझुनू इसके संस्थापक कौन थे? केसरी सिंह, सरदार हरलाल सिंह, कप्तान दुर्गा प्रसाद, किशोरी देवी। तो विद्यार्थी भवन झुंझुनू के संस्थापक थे सरदार हरलाल सिंह। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरदार हरलाल सिंह के बारे में देखते हैं। सरदार हरलाल सिंह का जन्म जो है झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। झुंझुनू जिला हनुमानपुरा गांव 1901 में हुआ था। सरदार हरलाल जो थे वो खुद अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती और जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की उन्होंने स्थापना कर राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। नाम था हरलाल सिंह, परंतु उनका नेतृत्व कुशल नेतृत्व था, इसलिए उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी नीम का थाना से संबंधित थे। लंबे समय तक किस समाचार पत्र से ये जुड़े रहे थे? कौन? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। दिल्ली हेराल्ड, शेखावटी राजपूत, दैनिक नवज्योति, नवीन राजस्थान। तो ये जो जुड़े हुए थे वो थे दैनिक नवज्योति समाचार पत्र से। कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना क्षेत्र से संबंधित थे। इनका जन्म जो है 1905 ईस्वी में नीम का थाना सीकर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो अर्जुन लाल सेठी की जो वर्धमान पाठशाला थी उसमें हुई थी और इसके बाद में सांबर और कानपुर में इनकी शिक्षा पूरी हुई थी। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 से लेकर 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल भी गए। दुर्गा प्रसाद ने एक पत्रकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन भी किया। ये थे दुर्गा प्रसाद चौधरी। अगला प्रश्न है, सेठ जमनालाल बजाज के देहांत के बाद राजस्थान गौ सेवा संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, कप्तान दुर्गा प्रसाद, जानकी देवी बजाज। तो जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो राजस्थान गौ सेवा संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था जानकी देवी बजाज को। जानकी देवी बजाज के बारे में देखते हैं। इनका जन्म जो है वो लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। तो ये याद रखना आपको, लक्ष्मणगढ़ के सेठ थे गिरधारी लाल जाजोदिया। 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में इनका जन्म हुआ था जानकी देवी बजाज का। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ में इनकी जानकी देवी का जो है विवाह हुआ था। उन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुनी गई। ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर प्रजामंडल का जो 1944 का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। किसको? जानकी देवी बजाज को। 35वां प्रश्न है, सेठ जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज जिनका जन्म जावरा मध्य प्रदेश में हुआ था को किस वर्ष जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था? तो इनको अध्यक्ष बनाया गया था 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? जानकी देवी, रमा देवी, अंजना देवी, रत्ना शास्त्री।
तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे पहले जो गिरफ्तार होने वाली महिला थी वो थी अंजना देवी। नाम याद रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अंजना देवी चौधरी जो है सीकर जिले से संबंधित है। इनका जन्म जो है 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ था। 1897 में सीकर जिला श्री माधोपुर में अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनका विवाह जो 1911 ईस्वी में राम नारायण चौधरी से हुआ था। अपने पति की इच्छानुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 1924 ईस्वी में मेवाड़, बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलितोत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, उन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जो जनता थी उसमें गिरफ्तार होने वाली पहली महिला ये थी, अंजना देवी चौधरी। हीरालाल शास्त्री द्वारा 1929 में निवई टोंक में किसके सहयोग से जीवन कुटीर की स्थापना की गई? गीता शास्त्री, अंजना शास्त्री, रत्न शास्त्री या विद्या देवी? तो हीरालाल शास्त्री की जो पत्नी थी रतन शास्त्री, उनके सहयोग से जीवन कुटीर की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। रतन शास्त्री के बारे में और पढ़ लेते हैं। इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ था। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ था। सन 1929 ईस्वी के ग्रामोत्थान और जन सेवा के उद्देश्य से वन स्थली में हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में इन्होंने पूरा सहयोग दिया था। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जयपुर राज्य प्रजामंडल का सत्याग्रह आंदोलन था, उसमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। और सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा भी की। तो ये सारे प्रश्न अच्छे से याद रखना आपको। प्रश्न संख्या 38 है, बिजोलिया आंदोलन नेतृत्व के दौरान गिरफ्तार होने वाली क्रांतिकारी महिला कौन सी थी? बिजोलिया आंदोलन नेतृत्व के दौरान गिरफ्तार होने वाली क्रांतिकारी महिला कौन थी वो आपको बताना है। रमा देवी जयपुर, रतन शास्त्री जयपुर, जानकी देवी बजाज सीकर, गीता देवी भीलवाड़ा। इसमें से कौन सी महिला थी जो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार हुई थी? तो इसका उत्तर है रमा देवी। रमा देवी जो जयपुर की थी वो बिजोलिया आंदोलन के नेतृत्व के दौरान गिरफ्तार होने वाली क्रांतिकारी महिला थी। इनका जन्म जो है रमा देवी का वो जयपुर में वैद्य गंगा सहाय के घर में हुआ था। इनका विवाह जो है 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और 11 वर्ष की छोटी आयु में ही विधवा हो गई। देखो 7 साल की थी तब तो शादी हो गई, 11 साल में भी विधवा भी हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादू राम जोशी से इनका पुनर्विवाह हुआ था, वापस शादी कर ली उन्होंने। विवाह के बाद उन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया और नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल या लादूराम नाम मिलता है। देखो यहाँ लादूराम है और यहाँ लादूलाल है, तो दोनों नाम याद रखना। पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई और उन्हें वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहा गया, किंतु उनका जवाब था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। इन्हें वहाँ के कोतवाल ने भी अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 ईस्वी व 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई थी। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको याद रखनी है। 1930 और 1932 में सत्याग्रह आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था और जेल भी गई थी। रमा देवी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जो है वो गिरफ्तार होने वाली महिला थी। प्रश्न संख्या 39 है, कालीबाई जिनका संबंध डूंगरपुर से है, उन्होंने रास्तापाल हत्याकांड के समय किस शिक्षक की जान बचाते हुए शहीद हो गई थी? किसकी जान बचा रही थी तब वो शहीद हो गई थी? शिवराम, नानाभाई खाट, सेंगाबाई या प्रभुदयाल पांड्या? तो ये अपने शिक्षक सेंगाबाई की जान बचाते हुए जो है वो शहीद हो गई थी। कालीबाई के बारे में विस्तार से देखते हैं। डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी थी, भील कन्या थी। ये भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बाद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद की गई तो पुलिस सुपरिटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने हेतु पहुंचे। तब पुलिस ने
पाठशाला बंद कर उसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खाट ने जो है मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सेंगा भाई को, नानाभाई खाट को तो पिटाई की तो वो तो शहीद हो गए थे, और सेंगा भाई को जो है ट्रक से बांध कर घसीटना शुरू कर दिया था। ये थी कालीबाई। 13 साल की जो थी भील कालीबाई, जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घिसटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना दराती से सेंगा भाई के कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। कालीबाई की मृत्यु हुई थी 18 जून 1947 को। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने, गोली कब लगी थी, 18 जून को लगी थी, और वो उसने दम कब तोड़ा था, वो तोड़ा था 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया कालीबाई ने। रास्तापाल में इनकी स्मृति में एक स्मारक भी बना हुआ है। रास्तापाल में कालीबाई की स्मृति में क्या बना हुआ है, एक स्मारक भी बना हुआ है। तो ये कालीबाई से संबंधित सारी चीज़ें याद रखनी, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इनसे। लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान सीहोट ठिकाने के किस ठिकानेदार द्वारा सोतिया काबास गांव की महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर के कटराथल में किशोरी देवी के नेतृत्व में 1934 के 10,000 महिलाओं ने सम्मेलन में भाग लिया था। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। सीहोट का ठिकानेदार कौन था, वो तो नाम बताना हमें। जगह थी सोतियों का बास, उसमें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, और इसलिए सीकर के कटरातल में किशोरी देवी के नेतृत्व में 1934 में 10,000 महिलाओं ने सम्मेलन में भाग लिया था। तो वो ठिकानेदार कौन था, वो हमें नाम बताना। कल्याण सिंह, वीर सिंह, हरनाथ सिंह या मान सिंह। वो ठिकानेदार था मान सिंह। किशोरी देवी के बारे में विस्तार से देखते हैं। ये सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी किशोरी देवी। हरलाल सिंह अभी हमने देखा था, उसकी पत्नी थी। ये ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में, कौन सी प्रथा थी, जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सीहोट के ठाकुर थे मान सिंह, उनके द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ में किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। तो ये थी किशोरी देवी से संबंधित सारी बातें। तो इस प्रकार से हमारे ये एक टॉपिक पूरा होता है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान में के प्रमुख किसान आंदोलन। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.